कल हो गया था अपना कौन सा समास हो गया था? कल कल देखो हो गया था, कर्मधारय हो गया था ना कल, पूरी उसकी कंडीशंस पूरी क्लियर हो गई थी। अब हमारा कौन सा है? द्विगु समास। जैसे कि इसकी परिभाषा से क्लियर हो रहा है भाई। अगर हम इसकी परिभाषा के पॉइंट लें तो क्या पॉइंट लेंगे बताइए भाई? 2 पॉइंट हैं। हाँ, और दूसरा उपसर्ग उन से बनेगा। कल ही बताया था, क्योंकि कर्मधारय में भी है और वो द्विगु समास में भी है। ठीक है, तो पहला क्या होगा? पूर्व पद संख्या वाची विशेषण होगा, क्योंकि संख्यावाची विशेषण होगा। प्लस उत्तर पद क्या होगा? विशेष होगा। क्या होगा? विशेष होगा। इतना होता है, मतलब पूर्व पद आपका क्या है? विशेष होगा। ये पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? उन उपसर्ग से बने शब्द। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बता दिया था कर्मधारय में है, और कर्मधारय में ही बता दिया था कि वरीयता द्विगु पे देंगे, तो वो यहीं आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अगर इसका विग्रह करा जाए तो विग्रह करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। विग्रह क्या होगा? विग्रह में या तो समूह लगा देंगे, ये क्या लगा देंगे? समाहार लगा देंगे। ठीक है, समाहार का मतलब भी समूह ही होता है, तो संस्कृत में समाहार का प्रयोग ज़्यादा होता है। यदि समाहार आया तब भी कन्फ्यूज नहीं होना है, समूह आया तब भी दिक्कत नहीं होना है। अब इसमें संख्या कौन कौन सी होगी? कहाँ से स्टार्ट होगी संख्या? 11 से तो द्वंद्व में होती है। इसके बाद वाले समास में हम संख्या पढ़ेंगे, मेन संख्या है, लेकिन वो संख्याएं होंगी, उसमें अलग से संज्ञा नहीं होगी, विशेष नहीं होगा। इसमें पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होना चाहिए। यदि वो संख्याएं जो है हमारी, संख्याएं कौन सी होती हैं? यदि आपसे कोई कहे कि भैया जो संख्या है, भाई संख्याएं कैसी होंगी? संख्याएं तो ये संख्याएं काय में? संख्याएं तो हमें पता ही है भाई, 1 है, 2 है, 13 है, और चतुर्थ है, और पंच है। ठीक है, और चतुर्थ की जगह चा भी आ जाता है। ठीक है, चा करके भी आ जाता है जब आप चवन्नी अठन्नी पढ़ोगे इस तरीके से, और आ भी आ जाता है। ये संख्याएं होती हैं इस तरीके से। आपका और क्या हो सकता है? षष्ठ है। क्या है? षष्ठ है, सप्त है, और क्या आ जाएगी? अष्ट, और नव, और 10। ठीक है, और 10 ऐसा भी होता है, दोनों भाषा में 10 होता है। तो ये संख्याएं होंगी, लेकिन इसके प्लस में क्या होगा? इसके प्लस में आपको विशेष मतलब संज्ञा चाहिए। क्या चाहिए? यदि इन संख्याओं के बाद संज्ञा नहीं होती है, विशेष नहीं होता है, तो कहाँ जाएगा वो? तब वो द्वंद्व में जाएगा। किस में जाएगा? ध्यान रखना। तो अभी जो भी संख्या, जैसे मैंने आपसे कहा, और कोई आपसे पूछे यदि इन संख्याओं में, ये तो पहला पॉइंट हो गया। यदि कोई पूछे अगर वैसे ही संख्या आ जाए, 1, 2, 3, 10, 9, तो इसमें कौन सा समास है? तो आपको कहोगे सर इसमें कोई समास है ही नहीं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक में कोई समास नहीं होता। लेकिन ये विशेषण के रूप में काम करेंगे तो काय में पहुंच जाएगा? द्विगु में। तो ध्यान रखना, यदि कोई पूछे 5 में क्या समास है? कोई समास नहीं। 1 में कोई समास है? नहीं है। लेकिन एकांकी में है समास। कौन सा है? क्योंकि है तो इसमें 1, लेकिन आगे क्या लगा? अंक लगा है। 1 अंक का समाहार, एकांकी। अब ऐसी आपका 2 में कोई समास है? नहीं है। लेकिन 2 पट्टा, 2 में पट्टा आ गए, 2 पट्टे आ गए। क्या 3 में समास है? कोई समास नहीं। लेकिन त्रिकोण में 3 आ गया, फिर कोण आ गया, 3 कोणों का समाहार हो गया। तो इस तरीके से जो संख्या है, इस संख्या को विशेषण बनाओगे तभी द्विगु होगा। यदि विशेषण नहीं होगा, ये संख्या अपने आप में पूर्ण होंगी, तो इसमें कोई समास नहीं होगा। फिर समास कहाँ से स्टार्ट होता है? इसमें 11 से स्टार्ट होता है।
मतलब 10 में भी नहीं है, 10 में भी नहीं है। 11 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा? 98 तक चलेगा। वो कौन सा होगा? वो द्वंद्व होगा। वो कहाँ जाएगा? यदि कोई पूछे 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में और फिर आगे 19 छोड़ना है, उन वाली तो इसमें चली जाएगी। 21 में, 22 में, 23 में, 24 में कौन सा समास है? तो द्वंद्व है। जो 10+1 करके हो जाए, 20+1 करके हो जाए, इस तरीके से जो भी चीज़ें बनेंगी वो सब द्वंद्व में जाएंगी। तो संख्या वाला मैंने पहले ही नंबर पर बताया है, अपवाद नहीं बताया। पहले पार्ट में ही आप देखोगे तो उसमें उपसर्ग का है खेल और दूसरे पार्ट में संख्याओं का खेल है। संख्या वाला समास कहाँ कहाँ चला जाता है भाई? सबसे पहले तो दिगु ही है। मेन संख्या बनी किसके लिए? दिगु के लिए है, लेकिन द्वंद्व में भी जाता है और अव्यभाव में भी जाता है और कर्मधारय में भी जा रहा है और बहुव्रीहि में भी जा रहा है। तो ये तो हमें आप लॉजिक समझ में आ ही गए हैं कि भैया बार बार प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं ताकि जो चीज़ तुमने पढ़ा नहीं है, तो जो आपने अभी तक 5-6 साल में पढ़ा नहीं है, तो 5-6 साल का मतलब कम से कम 50 बार उसकी प्रैक्टिस हो जाए, दिमाग में आपके बैठ जाए कि आपका नहीं है, बहुत समय का है। तो अब यहाँ क्या करना है? इसमें तो समास तोड़ना बहुत आसान है भैया। आपको सिर्फ क्या करना है? जितनी संख्या आ जाए उनका समूह कर देना है। जैसे आपसे कोई कहे चौराहा, तो चौ का मतलब क्या? 4 है, तो 4 राहों का समूह हो जाएगा। पंचवटी, 5 वटों का समाहार है। दशानन, 10 सरों का समाहार है। लेकिन ध्यान रखना, बहुवीरी के अंतर्गत भी ये जाएगा, पंचवटी भी जाएगा और दशानन भी जाएगा, चौराया वगैरह नहीं जाएगा। तो सब कर्मधारय, वो सॉरी दिगु है, सब दिगु है। दशानन में भी दिगु है, ध्यान रखना, क्योंकि सीधी सी बात है, जो शब्द संख्याओं का एक समूह बनाता है तो वो सब किस में जाते हैं? दिगु में जाते हैं। यदि ऑप्शन में बहुवीरी आ जाए तो हर शब्द नहीं जाएगा। जैसे आपसे मैं कहूँ चौराहा किस में जाएगा? बहुवीरी ऑप्शन में है और दिगु भी है, तो काय में जाएगा? तो भैया वो दिगु में जाएगा, उसकी कोई तीसरी पद है ही नहीं। लेकिन पंचवटी ये चला जाएगा बहुवीरी में, दशानन ये चला जाएगा, चौलड़ी ये चला जाएगा, बहुवीरी में चला जाएगा, क्योंकि 4 लड़ियों समूह है, लेकिन इसको माला कहते हैं, माला एक विशेष पद हो गया। तो ऐसे कई शब्द हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषता होती है। अच्छा, विशेषता के लिए बहुवीरी समास के लिए हमें क्या करना है? इंपॉर्टेंट है ना बहुवीरी समास, तो उसके लिए करना क्या है बताइए? क्योंकि ऐसा मैं अगर आपको एग्जाम्पल भी दूंगा बहुवीरी, कितने दे दूंगा? 15 दे दूंगा, 20 दे दूंगा, 30 दे दूंगा, हद में यही तो दूंगा। क्या बहुवीरी पद 30 शब्दों में निपट जाएगा? अनलिमिटेड है। और बहुवीरी अच्छा होता क्या है? तीसरा पद विशेष होता है। अच्छा, वो तीसरे पद में आता कौन है? देवी देवता आते हैं। कौन आता है? तो उनके पर्यायवाची याद कर लो भाई, शंकर के कर लो, ब्रह्मा के कर लो, विष्णु के पर्यायवाची कर लो, पार्वती कर लो, सबके कर लो पर्यायवाची याद। पढ़ना तो वैसे भी है। तो देवी देवताओं के एक क्रम में अगर आपको पर्यायवाची मिल जाए तो उनको पढ़ लोगे, उसका कोई भी शब्द आता है तो सब कहाँ जाएंगे? वो बहुवीरी जाएंगे। जैसे अगर आपसे कोई कह दे नाभि जन्मा, अब आप कहो नाभि जन्मा, नाभि से कौन जन्मे थे? भगवान ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी कहाँ जाना है? बहुवीरी में। और नाभि जन्मा उसमें भी। अच्छा, कृष्ण जी कहाँ हैं? बहुवीरी में। और चक्रपाणी बहुवीरी में। गदाहस्त बहुवीरी में। गदाहस्त हुआ कौन? किनके हाथ में गदा है? तो यही तो चीजें हैं, भगवान जी बहुवीरी में जाएगा। तो सीधी सी बात है कि इससे बाद में देखो, आज आप लोग ये दिगु और द्वंद्व दोनों निपटा डालेंगे। कल बहुवीरी होगा और जैसे ही बहुवीरी होगा वैसे ही मैं देवी देवताओं के पर्यायवाची की सीट डलवा दूंगा। सिर्फ देवी देवताओं के नाम 50 शब्द हैं और 50 में आप एक एक के पढ़ोगे तो किसी के 8 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 5 हैं। केवल पढ़ना है, वैसे भी पढ़ना है भाई, शब्दकोश में भी तो पढ़ना ही है पर्यायवाची, तो वहीं पढ़ लो ना जहाँ बहुवीरी समास आ रहा है। ठीक है, अब इसके कुछ शब्द हैं मैं दे रहा हूँ, कुछ नहीं, बहुत आसान शब्द हैं, बस शब्दों का ध्यान देना है। क्या शब्द हैं? खोलते हुए देखो, बहुत तेजी से खोलना है इसको, ठीक है। सबसे पहला क्या है? एकांकी। क्या खोल लोगे? बताइए क्या होगा? बहुत आसान है, क्या खुलेगा? दोपहर। क्या खुलेगा भाई? एक अंक का समाहार, दो पहरों का समाहार। दुपट्टा। आसान है बिल्कुल। तिरफला, 3 फलों का समाहार। तिरंगा, बहुत आसान है। फिर उसके बाद चौराहा,
4 राहों का, फिर उसके बाद है आपका चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार, फिर उसके बाद है चवन्नी, चवन्नी अठन्नी का वो है, 4 आनों का समूह, पंचवटी, कौन सा है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, 5 वटों का समाहार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट बताओ? क्योंकि इसमें आप वो पढ़ लेना, जो वट हैं वो कौन से हैं, अशोक है, पीपल है, बताओ जल्दी से, बेल है, बरगद है, बेल का पेड़ भी है, बरगद है और पाकड़ है। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये बहुवीरी में जाएगा। और देखो शब्द है पसेरी, बताओ इनका क्या होगा, बहुत आसान है, पसेरी, पसेरी शब्द सुना है? हाँ, 5 शेर का बाट होता है भाई, 5 शेर के बाटों का समाहार होता है। जो पसेरी हम तोड़ते हैं, गेहूं वगैरह लाते हैं, वहाँ पसेरी से मिल जाता है। हाँ, तो क्या होगा ये, एक अंक का या समूह कह दो, एक ही बात है, क्या है, 2 पहरों समाहार, 2 पटों का समाहार, 3 फलों का समाहार, क्या होगा, 3 रंगों का समाहार या समूह, एक ही बात है। समूह भी लिख लो, थोड़ा सा ब्रैकेट में समाहार भी लिख लो ताकि क्लियर हो। फिर क्या है, 4 राहों का समाहार, क्या होगा, चतुर्वेद, सबसे ज्यादा इजी विग्रह होता है, 4 वेदों का समाहार। फिर क्या है, 4 आनों का, आनों का समाहार, क्या होगा इसमें, 5 वाटों का समाहार, मतलब 5 वाटों का, जो 5 वाट होते हैं तो उनका समाहार बनता हो, पंचवटी। मगर ये ध्यान रखना, इसमें अशोक, पीपल, बेल, बरगद और पाकड़, इन के 5 पेड़ थे और ऐसे कर खड़े थे सब, उसी में क्या श्री राम वगैरह और सीता जी रही थी, इसलिए इसको कोटिया कहते हैं। क्या है, 5 वटों की समाहार की कोटिया। ये बहुविधि में भी जाएगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, और हाँ, अरे बहुवीरी लगाओगे पहले नंबर पे। हाँ, ये तो कल भी बताया था तुम्हें, कोई बात नहीं। अभी कल ये पूरा निपटना, तो सारा कन्फ्यूजन फिर एक बार लेके चलेंगे। पंजाब, अच्छे शब्द हैं, पंजाब क्या होगा, जल्दी तोड़ते जाओ। अरे 5 आबों का, और आब मीन्स नदी होती है, सप्ताह, हाँ, अठन्नी, 8 आनों का समाहार, एक ही है, अभी तो बताया था ना भाई, एक ही बात है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी क्या होगा, नवरत्न, आप बोलते जाओ, आप विग्रह करते जाओ। दशक, बताइए, 10 का समाहार होगा दशक ना, 10 का समाहार ऐसे ही। अर्धशतक, जल्दी बताओ। हाँ, 50 का समाहार, शतक, हाँ शतक बताइए।
और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला चालीसा। बताओ, 400 पदों का समाहार। ओके, और आगे तो वही शब्द हो गए, कौन से हैं? 29। बस एक ही लिख दे रहे हैं, बार बार इसके तोड़ तो दिया ही है तुमने। नहीं तोड़ दिया? बताओ। तोड़ दो उसका। हाँ, क्या होगा? 5 आबू मीन्स नदी, नदियों का। अरे पंजाब किसके ऊपर नाम पड़ा है? क्योंकि आपको पता है कि सब 3 तंत्र हैं नदी के हमारे, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो सिंधु की सहायक नदियां हैं कितनी? 5 है। बस सब पंजाब से निकल के कहाँ गिर रही हैं? हैं? अरब सागर में गिर रही हैं। तो वही चीज है, ठीक है। षटभुज, भुजाओं का समाहार। बहुत आसान है ये। 7 दिनों का समूह या समाहार। एक की बात, 8 आनों का समाहार या समूह। एक ही बात है, थोड़ा बदल दें। 8 अध्यायों का समूह। इसका बताइए, नवरत्न। 9 रत्नों का समाहार। सही है, अकबर के थे 9 रत्न, ठीक है। 10 का समाहार। आसान है ये। और शतक क्या होगा? 50 का समाहार। शतक का क्या होगा? मतलब 100 चीजें हैं, उनका एक ग्रुप है, ठीक है। चालीसा, 400 पद होते हैं इसमें। चालीसा गाया हनुमान चालीसा? गाया नहीं हो, सुना होगा। क्या है 29 का? 30 में एक कम संख्या का समाहार। क्योंकि वो उसके हिसाब से तोड़ रहे तुम, कर्मधारय के हिसाब से ये अलग टूटेगा। समझ रहे हो भाई? इसमें समाहार बन जाएगा, उसमें 30 से कम है जो, बस इतना सा अंतर है। आए किससे क्वेश्चन बना के दिखा दें? चलो, एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं। निम्न में द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है। ब्लैक पे ब्लैक कैसे हो जाएगा भाई? ए पंचगंगा, बी रामायण, सी 21, डी त्रिकोण। कौन सा होगा ऑप्शन? डी। क्यों? सी क्यों नहीं होगा? सी क्यों नहीं होगा? सी क्यों नहीं होगा? तो सी तो पूरी संख्या है ना, और जब पूरी संख्या है तो इसका मतलब काय में जाएगा? किस में जाएगा? ये किस में जाएगा? दोनों में। तो यही ऑप्शन हमारा हो रहा है ना? हो रहा है? हो रहा नहीं हो रहा है? अभी और बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ही पढ़ लो पूरा। तो अब इसका मतलब 21, 22, 23 ये आ रहा है, तो फिर कौन सा समास पढ़ें आप? तो आप द्वंद्व पढ़ लें फिर। इसका मतलब द्वंद्व भी खत्म करें। 5वां नंबर, द्वंद्व समास। जैसा कि नाम में ही कोहराम है। क्या है? द्वंद्व है, नहीं है? द्वंद्व मीन्स कोहराम होना। भाई द्वंद्व का मतलब ही क्या होता है? कि घर में द्वंद्व मचा पड़ा है भाई, बहुत कोहराम बन रहा है। ऐसा कब होता है बताइए?
तुम लोगों में तू में कब होगी बताओ? जब दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। समझ रहे हो? यदि तुम आग हो वो भी आग है तो फिर कभी वो होगा ही नहीं, विस्फोट होगा। यदि एक थोड़ा आग है, एक पानी की तरह है, तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। कभी वो आग तो तुम पानी, कभी तुम पानी तो वो आग। और दोनों ही अपने एटीट्यूड में बहुत हाई फाई हो तो भाई हर दिन लड़ाई होगी, हर दिन झाड़ होगा। अब यही मियाँ बीवियों की होती है। जब हस्बैंड वाइफ आते हैं तो भाई उनमें अगर सही एक एडजस्टमेंट, समायोजन वाली क्वालिटी होती है तो भाई पहले दिन से लेकर सालों गुजर जाते हैं, घर में आपस में लड़ाई होती है लेकिन पता नहीं लग पाती। यदि पर्सनालिटी खतरनाक है और दोनों की द्वंद्वता है, मतलब विपरीतता है, तो बस 3 दिन की बात होगी, चौथे दिन पूरा मोहल्ला सुनेगा। समझ रहे हो? खतरनाक वाले। उस समय कोई पावर काम में भी नहीं आती है। हैं, बॉडी कितनी बनाई हो, जिम कितनी बनाई हो, उस दिन हारता है इंसान। एक तो घर में वो जब ये चल रहा था उसमें कि उसने, लड़की ने समोसे मंगाए थे और वो हस्बैंड ने सुना दी होंगी, नहीं लाया होगा, तो उनने अपने ससुराल के सभी लोगों को बुला लिया। अब वो इंतजार कर रहा था जब वो आएगा तो बात होगी। जैसे ही वो आया फिर मारा पीटी हो गई, सब खूब मारा, उसके घर में उसके मारा, और मारने के बाद उसके ऊपर केस लगा दिया। समझ रहे हो? तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पर्सनालिटी से जो द्वंद्व समाज के करीब पहुंच जाए। समझ रहे हो? तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होगी, पहली कंडीशन क्या होगी? सबसे पहली चीज़ तो आप ये कहोगे, पहला पॉइंट जो हम थोड़ा थोड़ा पहचान सकते हैं, योजक चिन्ह, जो कि हर जगह नॉर्मल नहीं है। योजक चिन्ह से मैंने और भी समास बताए हैं, बताए नहीं बताए? योजक चिन्ह में कर्मधारय में भी चला जाता है, अव्ययी भाव में भी जाता है, लेकिन इसमें कब जाएगा? योजक चिन्ह के साथ कौन सा भाव हो? विलोम भाव हो, मतलब हाँ, पर शब्द ही होगा। तो पहली कंडीशन योजक चिन्ह है और विलोम होना चाहिए। रातों रात दोनों में योजक चिन्ह है लेकिन विलोम नहीं है। ये दिन रात अब है विलोम, लाल लाल ये भी विलोम नहीं है। तो जहां विलोम भाव होगा वहां पर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। दूसरी कंडीशन, कई बार योजक चिन्ह की जगह क्या आता है? योजक चिन्ह ना लगाकर क्या लगा देते हैं? बड़ा आ की मात्रा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कैसे? चराचर। तो चराचर आप समझो, इसमें 2 चीजें हैं। जैसे नेक्स्ट शब्द लिख दिया चराचर, पहले आप शब्द देखो। जैसे कि मैंने आपसे पहला एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल मत लिखो भाई, हिंदी है, जैसे लिख दो या उदाहरण लिख दो, ठीक है? जैसे मैंने आपसे कहा दिन रात, मैंने आपसे ये बोल दिया तो आप कह रहे सर ये विलोमता का भाव है और ये क्या है? द्वंद्व है। लेकिन अब मैंने कहा कि योजक ही चिन्ह नहीं है। क्या नहीं है? योजक चिन्ह। तो उनने क्या कह दिया? चराचर। तो ऐसे भी शब्द मिल जाएंगे आपको जहां पर योजक चिन्ह नहीं होगा, फिर भी इसमें विलोमता का भाव है नहीं है? भाई इसको आप विग्रह करके खोलोगे तो क्या खोलोगे बताओ? दिन, और जो योजक है वो क्या लग जाएगा? और रात। इसमें क्या लगेगा? चर और अचर। अब आप चर और अचर आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा? चर अचर, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं? मैथ में ये तो बेसिक चीजें हैं ना। अच्छा बताओ, जैसे मैंने आपके सामने करा 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया, और a + a, ठीक है? तो ये जो जोड़ा मैंने, ये क्या है? ये चर है। और ये जो संख्या जोड़ी वो क्या है? अचर। अब मैंने कह दिया 3a + 2a, अब कितना हो गया? 5a ही रहेगा। तो कई बार ऐसा होता है गिनती गिनती जोड़ते हैं तो अचर की जोड़ करा, अल्फ़ाबेट जोड़ते हैं चर का जोड़ करा, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ा तो चर और अचर दोनों आ गया। तो शब्द क्या बना? नहीं समझ में आया बात? समझ में आई नहीं आई? कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? हाँ, एक साथ जोड़ दिया। अच्छा, दिक्कत किस में होती है? चर में होती है, चर में? अचर में नहीं होती है, क्योंकि वो तो हम बचपन से ही जोड़ते आते हैं। 15, 20, 25, 30 आपस में जोड़ दो।
जब ए माइनस ए होता है, ए बटा सी होता है, सी बटा ए होता है, इन चीज़ों में दिक्कत आती है, क्योंकि चर वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ए माइनस 5a, तब दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होता है कि 4a और 2a है तो क्या घटाएंगे, गिनती घटाएंगे, ए घटा देंगे। अब लोग 5a में से 2a घटा देते हैं, तो बोले ए से तो ए गायब हो गया, केवल 5 में 2 गया, 3 बचा। समझ रहे हो? तो यहाँ कन्फ्यूजन पैदा होता है किसमें? चर में। कई बार स्क्वायरिंग में होता तो दिक्कत हो जाती है, कई बार हमें हाथ वाले जोड़ना, वाले जोड़ना, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या करता है? और जो चर होता है उसको भी बोलते हैं बीजगणित, और जो अचर होता है उसको क्या बोलते हैं? अंकगणित। तो ये अंकों का ही खेल है केवल। तो ये चीज़ समझ में आई नहीं है? समझ बात। चलो तीसरा पॉइंट देखें। तीसरा पॉइंट क्या होगा इसमें? पहचानना है आपको। इसके अलावा भी कुछ होता है। हाँ, इसके अलावा होता है 11 से कितनी 98 के बीच की सभी संख्याएं। किसको छोड़ के? देखो, अब मैं ये चीज छोड़ रहा था लेकिन आपको याद है, लेकिन उनसे बनी संख्याएं छोड़ जाओ, उनसे बनी संख्याएं छोड़कर क्या होगा? जैसे आपके सामने शब्द है 25, 25 का बहुत डायलॉग चल रहा था। 25 25 बोले, 25 के आगे क्या है? लात मारी वो कुएं में गिरा, बोले 26, 2026 मुबारक हो। समझ रहे हो? तो ये क्या होगा? 25 कैसे तोड़ोगे? प्लस करके, फॉर्मूला होता है ना, इकाई वाला, दहाई वाला, सैकड़े वाला। तो दहाई वाली अंक में तोड़ते हैं हम, तो हम 20 और 5 तोड़ते हैं, 20 और 5। तो हम इसको क्या कर सकते हैं भाई? एक तरफ हमने 20 कर दिया, और एक तरफ क्या कर दिया? 5 कर दिया, और बीच में क्या लगा दिया? तब भी सही है। अरे कोई दिक्कत क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे दोनों तरफ चल जाती है चीज़ें। चर में, अचर में दिक्कत हो जाती है, अचर में दिक्कत होती है। भैया अगर आपसे कोई कहे कि सर जी यहाँ पर 5 - 3 है और यहाँ 3 - 5 है, तो दोनों में आंसर अलग अलग आएगा। भाई इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, लेकिन अंतर क्या होगा? ये कर जगह आएगा। तो ऐसे रिप्लेसमेंट में गलत हो जाएगा। तो मैथ में मत करना, हिंदी में कर सकते हो भाई, उसमें तो उसी हिसाब से करना जहाँ पर चिन्हों की वो हो। और क्या नियम होता है भाई? विलोमता का भाव तो पता लगी गया, क्या कुछ और भी होता है? हाँ, तो एक पॉइंट और होता है जो हम देखें, वो ध्यान रखना है। समानता का भाव एवं वस्तु सामग्री सामग्री का भाव। भाव क्या? सामग्री ही होती है। क्या होती है? ऐसी भी चीज होती है। ऐसा होता है कई बार तो हम विलोम भाव देखते हैं ना। विलोम का मतलब क्या होता है? कैसा उल्टा? बिल्कुल नकारात्मक। क्या होगा? पूरा नकारात्मक। लेकिन मैंने आपसे कहा कि शब्द है माता पिता, तो ये अपोजिट नहीं है। क्या नहीं है? ये समानता वाले शब्द हैं, माता पिता, भाई बहन। ठीक है, ये कैसे समानता वाले? इनको आप विलोम नहीं कह सकते। लिंग की दृष्टि से हम विलोम मानते हैं, लेकिन ये विलोम वास्तविकता में नहीं है। विलोम का मतलब होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन माँ पॉजिटिव है क्या बाप नेगेटिव होगा? दोनों ही पॉजिटिव है नहीं है? तो ये अभी इसी आधार पर प्रकार बनेंगे इसके, वो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको। इसके ही आधार पर प्रकार बनेंगे। अब एक चीज और होती है, जैसे आपने सुना होगा दाल रोटी। ठीक है, क्या है? अब दाल रोटी, तो आपने ये चीज सुन ली। तो माता पिता तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या कर दिया? माता और पिता कर दिया। और दाल रोटी में दाल और रोटी कर दी। अब क्या दाल रोटी समानता है, विलोम है? तो आपका कोई समानता तो है नहीं। दाल अलग चीज है, रोटी अलग चीज है, तो फिर क्या है ये? तो ये समाहार जो क्या है, एक ग्रुप के लिए कही गई है। किसके लिए कही है? ग्रुप के लिए। अब ग्रुप का मतलब क्या होता है? देखो ऐसा होता है, कुछ बातें कहा क्या जाता है कि हमें जो सामग्री के समूह होते हैं उनको बोला जाता है, लेकिन उसके अंतर्गत मिलता बहुत कुछ है। जैसे आपने कहा किसी दावत करी, अरे भैया हमारे यहाँ दाल रोटी खा लेना, गरीब जरूर है लेकिन दाल रोटी हम आपको खिला देंगे।
क्या आप वो स्पेशल ही दाल रोटी खिलाएंगे आपको, या आप दाल रोटी के लिए रुक भी जाओगे? आपको भी पता है कि दाल रोटी तो सिर्फ एक सामग्री का नाम लिया है। अब ना दाल मिलेगी, रोटी तो मिलेगी, लेकिन रोटी में भी वैरायटी होंगी, अलग अलग टाइप की पूरी कचौरी सब तरीके की चीज़ होंगी। और फिर दाल की जगह पे क्या होगा? भाई जो भी चीज़ आप स्पेशल खाते हो आपकी डिमांड पे ही मिल सकती है। अब किसी ने कह दिया भैया अरे पानी वानी पी के जाना, तो अब आप बताइए क्या पानी पीने के लिए आप किसी के यहाँ गए हो? पानी वानी नहीं पी सकते ना, तो चाय नाश्ता कॉफ़ी छाछ मठा दूध मिल्क शेक ये सब मिलेगा आपको पीने का, है नहीं है? अब आपसे कोई कहे कि आपके पास रुपया पैसा नहीं है, तो रुपया पैसा का मतलब क्या है? रुपया 1 रुपया, पैसा तो आपको पता ही, और नीचे आ जाओगे भाई 100 पैसा होते ही रुपया बनता है, 99 पैसा 98 पैसा। तो क्या यही पास हो रही है? जब रुपया पैसे की बात हो रही है तो पूरी आपकी संपत्ति। तो इसलिए द्वंद्व के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, और एक हमारा संख्यावाचक होता है। समझ रहे हो? तो अब यहाँ से हमने पॉइंट तो देख लिए कि ये द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास के अंदर हमें पूरी पता करना कि सर जी यहाँ भी माता पिता है, दाल रोटी, यहाँ भी योजक है, यहाँ भी योजक है, लेकिन इनमें अंतर क्या है? अंतर आप पढ़ोगे इसके भेद में। क्या पढ़ोगे? इसके भेद में अंतर। वैसे तो लोग खाली इतना ही पढ़ा देते हैं कि भाई जो आपका द्वंद्व समास होता है भैया योजक चिन्ह होता है, माइनस लगा होता है बीच में, और लगाओ खेल खत्म। लेकिन और नहीं लगाना है, आपको समझना है तो उसकी बारीकियों भी समझना है, ताकि कॉन्सेप्ट कहीं रुके ना। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको क्या, द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं भाई। कितने होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहला, तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा? इतरेतर द्वंद्व। नाम सुनो आप, अच्छे अच्छे नाम। इतरेतर द्वंद्व समास पूछा जाता है, कई बार पेपर पूछा गया, लेकिन सुना ही नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है समाहार। पढ़े नहीं आपने ये? मैं कह तो रहा हूं वैकल्पिक द्वंद्व समास। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये डिटेल से आपने पढ़ लिया ना तो कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा खुल जाएंगे आपके कि कहीं भी किसी तरीके का अपवाद विवाद आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं कि भैया ऐसा भी होता है। ये हमारे क्या है? ये है। अच्छा, आपको अब पता होना चाहिए कि 3 प्रकार के, और तीनों क्या हैं? तीनों द्वंद्वी हैं। लेकिन अब हल्का सा जो माइनस का अंतर होता है, यदि वो अंतर से क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करोगे? तो आपको तो यही पता है, जहाँ योजक चिन्ह है वहाँ मार दो द्वंद्व समास। लेकिन मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि द्वंद्व समास हर जगह आप नहीं मार सकते, क्योंकि योजक चिन्ह का मतलब ये नहीं होता है कि वो द्वंद्व है। योजक चिन्ह का मतलब वैभाव भी है, योजक चिन्ह कर्मधारय भी है। योजक चिन्ह कहाँ है भैया? आपका तत्पुरुष में चला जाता है। योजक चिन्ह कहाँ? यहाँ पर भी है। द्वंद्व तो ही है। तो क्या योजक चिन्ह को हम रट सकते हैं? नहीं रट सकते। लेकिन जिस तरीके से हम पढ़ते आ रहे हैं कंटेंट में, आप कोई डाउट पैदा नहीं रहता होगा। कोई डाउट्स है? नहीं है। आपने शुरुआत में जितने भी लॉजिक पॉइंट पढ़े, अब एक बार आपके पास नोट्स बन जाएंगे, कंटेंट बन जाएंगे, तो रिवीजन करने में ज़्यादा उसमें वक्त नहीं लगेगा। कितने समय हो गया? चलो, अब इस इतरेतर में क्या होता है? समानता होती है। कैसे शब्द होते हैं? समानता वाले। इसमें क्या होंगे? वस्तु सामग्री, जो एक को दर्शाए पूरा पूरा दर्शाए। ठीक है। इसमें क्या होंगे? चुनाव वाले। चुनाव मतलब वोटिंग वाला चुनाव नहीं, चॉइस। ठीक है, कौन सा? इंग्लिश में भी लिख दूं, चॉइस वाला। जब इसका विग्रह होगा तो ध्यान रखना, इसी का विग्रह में हम या अथवा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसमें लगाएंगे और इसमें भी क्या लगाएंगे? और। अब बताइए, पता है कि आपको अथवा कब लगता है, या कब लगता है, और कब लगता है? आपने जहां योजक चिन्ह देखा आप तो और ही लगाओगे। बताओ, लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाओगे नहीं लगाओगे? बताओ, फैक्ट है। लगाओगे नहीं लगाओगे? तो अभी एक समास यहां पर हमने जानबूझ के गलत करा है। कौन सा गलत है बताओ? चलो बाद में बताओगे, फिर बताओगे। आप ही बताओगे, शब्द में लिख दे रहा हूं, शब्द देखकर आप खुद आइडिया लगाओगे कि कौन सा इसमें हमने शब्द गलत तोड़ दिया। तोड़ दिया, शब्द तो सही है, तोड़ा कौन सा गलत है? ठीक है,
राम राम लक्ष्मण सुना होगा। पति पत्नी, फिलहाल ये पत्नी बाद में दे दिया, मैं ध्यान रखना आने वाले टाइम में ये सब शुरू में हो जाएंगी चीजें। पहले पत्नी फिर, हाँ ये पहले के एग्जाम्पल हैं इसलिए बदलाव नहीं हुआ है, पहले पुरुष ही है, ठीक है। अब यहां पर बदलाव स्टार्ट हो गया। ये बहुत अपवाद का बिंदु रहता है, गौरी शंकर। लोगों को लगता है शायद बहुवीरी में तो नहीं है शब्द, लेकिन ये पूरा पूरा अलग है, ठीक है। पितरों, पितरों का मतलब जानते हो क्या होता है? पितरों का मतलब पेरेंट्स होता है, अगर इंग्लिश की बात करें। दाल रोटी, सामग्री का है, पूरी वस्तु का जिक्र हो रहा है। फूल, गाय भैंस, मतलब सामग्री का मतलब फुल वस्तुएं, फुल वस्तु मतलब जो भी चीजें, एक समूह। आप इसमें समूह भी लिख लो, क्या लिख लो, मतलब कहां पर एक समूह को दर्शाता हो जो शब्द। कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता क्या होता है बताइए? मतलब पूरे पूरे आप कपड़े लत्ते की बात हो रही है इसमें। अंजल, भला बुरा, पाप पुण्य, भूखा प्यासा, थोड़ा बहुत, छोटा बड़ा, दोषी, निर्दोष। अब ये आपके सामने कुछ शब्द हैं, अब आप जरा देखो, क्या ये जो आपका राम लक्ष्मण, पति पत्नी, भाई बहन, सीताराम, लव कुश, गौरी शंकर, पितरों, क्या ये सब समानता वाले शब्द हैं? क्या इसमें कोई विलोमता का भाव दिख रहा है? भाई कोई विलोमता का भाव नहीं है, मगर हमें तो यही पढ़ाया जाता है ना, द्वंद्व समास में विलोमता का भाव होगा, बात खत्म। लेकिन इसमें क्या पति पत्नी एक दूसरे के विलोम है? विलोम का मतलब ही क्या होता है? एक निगेटिव एक पॉजिटिव। इधर आ जाओ, भला बुरा, तो यदि कोई भला है तो एक क्या है? तो दोनों अपोजिट हो गए, इसको निगेटिव भाव कहते हैं। पाप पुण्य, भैया निगेटिव भाव है। थोड़ा बहुत, तुम्हारे पास कतई थोड़ा पैसा, तुम्हारे पास कतई बहुत है, तो ये तो बिल्कुल एक दूसरे के निगेटिव हो गए। एक कतई छोटा नाटा बना है और एक बहुत लंबा है, निगेटिव हो गए। दोषी एक है, एक निर्दोष है, समझ रहे हो? तो ये क्या है? विलोमता के भाव हैं। तो ये यही नियम मतलब इसकी डेफिनेशन को पूरा द्वंद्व समास में तब्दील कर देते हैं लोग, जबकि इसके पॉइंट अलग है और इस वाले का पॉइंट अलग है। वो अलग बात है, तोड़ना सेम है, लेकिन जब आपसे वो पूछे कि इसमें से निम्न में से इतरेत्तर समाहार कौन सा है, इतरेत्तर द्वंद्व कौन सा है, तो फिर कैसे पहचानोगे? भाई इतना तो पहचान लोगे, इसमें से कोई से भी शब्द है सर योजक चिन्ह लगे, सब द्वंद्व समास है। लेकिन अगर वो ऑप्शन दे दे किस तरीके से, निम्न में द्वंद्व समास है, तो आपको ऑप्शन दे दिया, एक हाथों हाथ, बी लाल लाल, सी पाप पुण्य, डी हरा सघन। तो आप एक ही बार में कहोगे सब में योजक चिन्ह है, लेकिन द्वंद्व कौन सा है इसमें? तो आप कहोगे सर जी सी वाला है, क्योंकि बाकी तो अव्ययी भाव के साथ और कर्मधारय के साथ गई हुई हैं। अब उनने ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव किया, क्वेश्चन पूछा निम्न में, कई बार पेपर में पूछा गया है ये, शायद आप ध्यान नहीं देते हो, फिर प्रैक्टिस सेट में, इतरेत्तर द्वंद्व
समास है। अब उनने इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, और क्वेश्चन में ऑप्शन क्या रखे? अब उनने यहां रख दिया, आप ध्यान ने, भला बुरा, ठीक है, द्वंद्व है ये भी। बी, उनने यहां पर आपके सामने शब्द रख दिया, दाल रोटी। सी ऑप्शन रख दिया उनने, पैसा रुपया। और डी ऑप्शन रख दिया उनने, माता पिता। अब चार ऑप्शन रखिए, चारों द्वंद्व है ना, लेकिन उनने द्वंद्व के तो अंदर का प्रकार पूछा है ना। अब आपने डी कैसे पहचाना? क्योंकि इतरेतर का मतलब इतर इतर दोनों समान है। अब आपका एक ही बार में टिक हो गया कि सर जी ये सही है, बाकी जो द्वंद्व तो हैं लेकिन वो इतरेतर में नहीं जा रहे हैं, कोई समाहार में जा रहा है और कोई वैकल्पिक में जा रहा है। तो जब क्वेश्चन यहां से आएगा तो क्या करोगे? है कोई इसके अलावा फिर चाह रहा है? फिर तो आप कहोगे सर ये तो सभी द्वंद्व हैं। अब यहां से क्वेश्चन गलत हो गया सर, थोड़ा सा एक कदम ही तो पढ़ना था। मतलब एग्जाम्पल हमने सब पढ़े, लेकिन उन सब एग्जाम्पलों को अगर सर बांट के पढ़ा देते, मतलब एग्जाम्पल तो वैसे भी अगर आपको देखोगे इतने एग्जाम्पल, इससे ज़्यादा ही एग्जाम्पल इंसान लिखवा देता है द्वंद्व में, 20-25 लिखवा देता है, लेकिन एक सीरीज में सीधे लिखवा देता है। यदि आप बांट के 3 जगह लिखवा दोगे तो क्या दिक्कत है? उससे ये होगा कि हमारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर तो भाई चाहे आप सीधे सीधे पूछो, चाहे टेढ़े पूछो, चाहे लेटा के पूछो, चाहे बैठा के पूछो, हर तरीके से हमारा आंसर सही जाएगा। मतलब कहीं भी विवाद हमारे अंदर पैदा ही नहीं होगा। विवाद अगर पैदा हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ दिक्कत ये है कि बस ऊपरी ऊपर हवा में निपटा दी चीज़ें। और यार टाइम कितना लगा? अगर मैं ऐसे ही 25 एग्जाम्पल देता तब भी उतना ही टाइम लगता, यदि मैंने बांट के 3 नामों में दे दिया तब भी उतना ही टाइम लगा। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हुए, वैसे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं होते, यहाँ ज़्यादा हुए। अब इनको तोड़ना है तो देखो ध्यान रखना, इनका विग्रह करना है तो या से करना है, बाकी सब और से करना है। तोड़ो फटाक से, विग्रह करो। राम और लक्ष्मण पति और पत्नी, भाई बहन, सीता और राम, लव और कुश, गौरी और शंकर, पितरों क्या होगा? माता पिता। ये मैं तोड़ दे रहा हूं, माता और, क्योंकि पितरों का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स होती है, इसकी इंग्लिश क्या होती है? और पेरेंट्स में कौन आते हैं? दोनों आते हैं, एक ही व्यक्ति नहीं आता, ध्यान रखो। इसका दाल और रोटी, रुपया और पैसा, गाय और भैंस, कपड़ा लत्ता, ये सब और आ रहा है। इसमें बस दिक्कत होगी, भला या बुरा। एक चीज हो सकती है और नहीं आएगा, या तो भले हो आप या बुरे। अब तुम कहोगे नहीं हम सर भले भी है बुरे भी है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। यदि आपके अंदर बुराई आ गई तो अब तुम बुरे ही हो। अब सीधे ऊपर कहाँ जाओगे? नर्क में जाओगे। पाप या पुण्य, थोड़ा या, अब तुम कर सही थोड़ा भी हमारे पास पैसा है, बहुत भी पैसा है, ये कैसे मान लेगा कोई? यकीन कैसे कर लेगा कि थोड़ा भी है और बहुत भी है? ऐसा तो यकीन ही नहीं। एक ही हो सकता है, या तो थोड़ा है या बहुत है। छोटा बड़ा कि सर हम छोटे भी हैं बड़े भी हैं, ये क्या लॉजिक है भाई? क्या आप छोटे भी हो जाते हो कभी कभी और घट के एकदम बड़े हो जाते हो? कोई दवा छिड़क लेते हो? दोषी निर्दोष कि सर हम दोषी भी हैं लेकिन हम निर्दोष भी हैं, हमने मर्डर भी कर लिया लेकिन फिर भी हम इनोसेंट हैं। ये तो वही हो गया कि आप बड़े इनोसेंट क्रिमिनल हो, मतलब आपके आगे क्या लग गया? अब ये कौन सा अलंकार हुआ? जब आप कहते हो लव स्वीट पॉइजन, प्रेम मीठा जहर है, एक तरफ मीठा भी एक तरफ जहर भी है। कौन सा है ये? अरे अलंकारों में जाओ। चलो अब ये वाली बात आ गई। अब एक चीज और बची थी, क्या बची थी? इसी में एक पॉइंट और बचा था, क्या बचा था? लास्ट पॉइंट बचा है केवल, बस भाई 3 पॉइंट तो हो गए। कौन कौन से प्रकार हो गए? 3 भेद हो गए। कौन सा हो गया? समाहार, इतरेतर, वैकल्पिक। लेकिन चौथा क्या है? चौथा तो मेन है संख्या वाला। संख्या, अरे भेद 3 है, ये तो नियम है। अरे भाई ये नियम है, ये एक्स्ट्रा नियम है, ये एक्स्ट्रा नियम है। भेद तो 3 ही है, मैंने भेद भी 3 लिखे हैं, लेकिन ये आप एक्स्ट्रा नियम मान लो, ये चौथा मान लो या दूसरा मान लो, वो अलग बात। यार नंबर ही मत डालो, खाली नियम मान लो, ठीक है। ये 11 से 98 की बीच की संख्याएं सब होती हैं, और कौन सी छोड़कर? 19, 29, 39, इनको छोड़कर। ये सब 9 से ही तो, उनसे ही तो बन रही है। अब आपसे कोई पूछे बताओ, जैसे आपसे कोई पूछे 11, कोई आपसे पूछे 23, जो उनसे बन जाए सब लिख दो।
चलो समझ गए, अच्छी बात है, नहीं तो मैं सब भी लिख दूंगा। हाँ, फिर 23 के आगे कोई? अरे 33 क्यों दो, 31 दे दो। 31 और भी आप दे सकते हो। 40 से 20 की कोई संख्या दे दो, 45। मतलब संख्या तो सारी है ना, 20-20 की ले लो। 53। तो दिक्कत क्या है, इसका विग्रह करने में क्या दिक्कत है बताइए? फॉर्मूला होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का। उसके बाद की जो संख्याएं होती हैं वो प्लस में तोड़ दी जाती है, प्लस की आपको और लगाना है, बात खत्म। तो आप क्या कर सकते हो, 1 10 कर लो या 10 1 कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। कोई मैथ में चलता है दिक्कत, इसमें नहीं चलती। 10 और 1, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत, किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये 23 है, 23 किसके बाद आता है? 10 के बाद आता है। 20 और 3, बोले 10 और 3 13 होता है भाई, वो ये 23 है, इसीलिए संख्याएं बदल के दी हैं। 31, हाँ ये तो खैर तुम्हें पता होना चाहिए। 30 और 1, इसका बताइए 45। चलो अब तुम्हें समझ में आ गया, 40 बड़ी की मात्रा होती है, ध्यान रखना। और 5 वर्तनी में आता है, कई बार हम इसको 40 पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, और लिख भी 40 देते हैं, जबकि गलत है। शब्द होता है 40, बहुत लंबा खींच के बोलना होता है। इसका 50 और 3, ठीक है। आगे समझ में? जरा एक बार फिर से तेजी से रिकॉल करो। द्वंद्व समास क्या होता है, जहां पर विपरीत पॉइंट हो ऐसा लोग बताते हैं, जहां पर योजक चिन्ह हो, विपरीत भाव हो, ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन हम फुल बताएंगे। यदि यहाँ पर योजक के संग विपरीत भाव हो तो ये भी एक समास है, यदि समान हो ये भी एक है, और यदि